BA BSc BCom BBA BCA द्वितीय सेमेस्टर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा कौशल एवं संचार। अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। हम इसमें से हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द, ये इतने चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। अगला चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं वह है विराम चिन्ह। यह विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा, जल्द ही आपको पूरा टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में जल्दी से देख लीजिए। हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका परिचय पहले पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जहाँ लिखित भाषा में थोड़ा या पूरा रुकना आवश्यक होता है वहाँ विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। कई प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह हिंदी भाषा के लिखित रूप को स्पष्ट, सुबोध और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार बोलते समय हम बीच बीच में रुकते हैं, ठीक उसी प्रकार लिखते समय इन चिन्हों के माध्यम से रुकने का संकेत दिया जाता है। जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह, उनसे यह संकेत दिया जाता है। विराम चिन्हों का महत्व है कि यह चिन्ह पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और गलत अर्थ निकलने की संभावना नहीं रहती। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विराम चिन्ह का क्या महत्व, क्या उससे अर्थ स्पष्ट होता है या नहीं। इसी प्रकार से कुछ न कुछ प्रश्न आपसे बन सकता है। अधिकांश जो विराम चिन्ह हैं वह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर। जैसा कि आप देखते होंगे हिंदी में पूर्ण विराम इस तरीके से लगता है और अंग्रेजी में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, उसमें बिंदी रख देते हैं। तो ये अलग है। बाकी सभी लगभग विराम चिन्ह जितने हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि हिंदी में प्रयोग होने वाले अधिकतर विराम चिन्ह अंग्रेजी व्याकरण से लिए गए हैं। केवल पूर्ण विराम मूल रूप से हिंदी या संस्कृत का है। जो विराम चिन्ह है वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है अल्प विराम। आप देख सकते हैं अल्प विराम। अगर इसमें क्लियर ना आ रहा हो तो एक बार हम फिर से अपना बना दे रहे हैं ताकि आप इसको समझते रहिए। आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो ये जो कामा है ऐसे, ठीक है, इसी को हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। बोलने या पढ़ने में जहाँ बहुत थोड़े ठहराव की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़े ठहराव की आवश्यकता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। इसका मतलब है सबसे कम रुकना, जैसे एक शब्द बोलकर हल्का सा रुकना, यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह है। हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा चिन्ह इसी का प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य हम ले लेते हैं कि राम, सोहन और मोहन पढ़ते हैं, गीता, सीता और बबीता पढ़ती हैं, दीपक, भास्कर, अमित मित्र हैं। इसी प्रकार से जैसे दो नाम है दीपक, ठीक है, फिर कामा हम लगा देते हैं ना, फिर लिख देते हैं भास्कर, फिर कामा, फिर लिख देते हैं अमित, मित्र हैं, ठीक, ये ऐसे कामा लगाते चले जाते हैं। तो ये कामा है, ठीक है। इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसा शब्द लिख दिया जाएगा दीपक फिर कामा, ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम है कि अर्ध विराम है कि पूर्ण विराम है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अर्ध विराम में पहले बिंदी, फिर नीचे उसके बाद ये अल्प विराम वाला चिन्ह, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बन नहीं पाता है तो इतना तो आप समझ ही लेंगे क्योंकि इतना प्रयोग करते हैं। तो जहाँ अल्प विराम में अधिक किंतु पूर्ण विराम से, अल्प विराम से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहराव की आवश्यकता होती है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका मतलब है ज़्यादा रुकना है किससे, अल्प विराम से, लेकिन पूर्ण विराम से कम। तो इसी को क्या कहते हैं, अर्ध विराम। क्या कहते हैं, अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम यह अक्सर ऐसे स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने में लगता है जहाँ परस्पर संबंधित है, यानी जहाँ दो उपवाक्य लिखे हों, जैसे आओ, बैठो, खेलो, ठीक है। ये तीन क्रिया अलग अलग हैं। आओ एक क्रिया हो गई, बैठो एक क्रिया हो गई, खेलो एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ अल्प विराम नहीं लगेगा, यहाँ अर्ध विराम लगेगा, ठीक है। और जैसे उदाहरण ले लेते हैं कुछ, आलस्य
मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है के बाद उसके बाद लगा देंगे अर्धविराम, ठीक है, इससे दूर रहो। तो ये यहाँ पर अर्धविराम प्रयोग होता है। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सामान्य वाक्य के अंत में आता है, जिसे राम पुस्तक पढ़ता है, गीता खेलती है, सीता हंसती है, ठीक है, ये पूर्ण विराम हो गया। इसको तो आप सभी हमेशा हर जगह प्रयोग करते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा वहाँ ये चिन्ह लग जाएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ भी कोई प्रश्न, जहाँ कुछ पूछा जा रहा है और उसका उत्तर मिल रहा है, तो वहाँ प्रश्नवाचक विराम यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, कभी, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, तो प्रश्नवाचक लगता है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला चिन्ह है संबोधन या विस्मयादि बोधक। ये देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, पूर्ण विराम और नीचे बिंदी, ये है विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, आश्चर्य, घृणा, भय, प्रशंसा आदि तीव्र भाव व्यक्त करने वाले शब्दों के या वाक्यों के अंत में लगता है। जब मन में कोई तेज भावना हो, जैसे अचानक खुशी होना, अचानक दुखी होना, हैरानी होना, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, ठीक है, तो अरे भारत ने मैच जीत लिया क्या, वाह क्या बात है, वाह, ठीक है, वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, संबोधन या विस्मयादि बोधक। जहाँ हमने बताया कि हर्ष, शोक, दुखी, आश्चर्य, घृणा, भय, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट हो, वहाँ पर ये चिन्ह लगता है। अगला चिन्ह है दोहरा या उद्धरण चिन्ह। दोहरा या उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं। एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे जिसको आप कहते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, और एक सिंगल इन्वर्टेड कामा ना। तो जब किसी की कही हुई बात या कथन या पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों लिखने का प्रयोग होता है, या कोई परिभाषा है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी और के कहे शब्दों को बिल्कुल जैसे लिखते हैं, वही हमने बताया कि परिभाषा लिख देते हैं। साथ ही साथ किसी का पूर्व कथन या महत्वपूर्ण अवतरण लिखने में, जैसे नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये उन्होंने कहा है, तो ये हमको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। जैसे और कोई चीज़ें हो गई, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण चिन्ह है। अगला चिन्ह पर चलते हैं, सिंगल और डबल हो गए। योजक चिन्ह पर चलते हैं। तो योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। योजक चिन्ह को हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। बहुत छोटा सा लगता है, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने या उनके बीच के संबंध को दिखाने के लिए, जब दो शब्द आपस में इतने जुड़े हों कि अलग अलग लिखने पर अर्थ बदल जाए, तो बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या सहचर शब्दों के बीच या साथ साथ चलने वालों को, जैसे रात दिन, दिन रात, आचार विचार, ठीक है, आना जाना, लाभ हानि, पुरुष महिला, ठीक, या कोई समानार्थी शब्द हो, मान मर्यादा, धन दौलत, या कोई सामासिक पद हो, ठीक है, भाई बहन, सुख दुख। ऐसे वाक्य में आएगा कि वे दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, लिखा रहेगा वे दोनों भाई, फिर उसके बाद ऐसे बहन हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा चिन्ह है, तो इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दो जो है निर्देशक चिन्ह या विवरण चिन्ह या डैश, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। योजक से, योजक छोटा है
और ये बड़ा लगता है। ये किसी संवाद में बोलने वाले के नाम के बाद लगाया जाता है, या फिर जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो कौन क्या बोल रहा है या दिखाने के लिए नाम के बाद लगता है। इसे रेखिका का भी कहते हैं। रेखिका एक चिन्ह और नाम है इसका रेखिका। जैसे सुनीता और अनीता, दो लोग बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो सुनीता फिर डैश, ठीक है, तो यहाँ पर ये डैश लग जाता है। तुम कहाँ जा रही हो, फिर अनीता कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे लगता है। अगला है हंस पद या त्रुटि पूरक पद। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई वाक्य आप लिखते हैं, मान लीजिए बीच में कोई आप छोड़ दिए, जैसे आपको लिखना था कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, आपने ऐसे लिख दिया और घर तो भूल गए आप लिखना, तो क्या कहते हैं, जब आप ऐसे प्रयोग करके लिख देते हैं कि घर, ठीक है, या फिर ऐसे प्रयोग करके लिख देते हैं घर, ठीक, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं कि हंस पद या त्रुटिपूरक पद। आगे है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द या नाम का संक्षिप्त रूप जब दर्शाना होता है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानाचार्य का लिखना है तो प्रा लिख कर जीरो लिख देते हैं, डॉक्टर लिखना है ऐसे लिख के जीरो लिख देते हैं, जीरो की तरह है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक में आपको पता ही है कि ये बड़ा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है। एक कोष्ठक और होता है, वह मझला कोष्ठक होता है, जो कि आपका उत्तर सही है। सर्पाकार कोष्ठक इसको कहते हैं, ठीक है। जो मझला कोष्ठक होता है उसको हम सर्पाकार कोष्ठक भी कहते हैं। आगे चिन्ह है लोप चिन्ह। किसी उदाहरण या वाक्य का कुछ अंश छोड़ने का संकेत देने के लिए, या फिर जब हम किसी बड़े वाक्य या उदाहरण के बीच का कुछ हिस्सा न लिखें तो वहाँ ये लिखकर बताया जाता है कि डैश डैश आगे और भी कुछ अभी बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे एक चिन्ह है गौड़ विराम चिन्ह, अर्धपूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम, ठीक है। आगे है विवरण चिन्ह और तिर्यक रेखा। ये चिन्ह केवल याद कर लीजिए, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं पूछा जाता है, लेकिन चिन्ह आप याद कर लीजिए कि इस चिन्ह को कहते क्या हैं। ये पूरा टॉपिक है जो कि आपका विराम चिन्ह से आपसे यहाँ से कम 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है।